जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। पहला जो टॉपिक है, ट्रंप ने इनवाइट किया है जयशंकर को। हु इज द जयशंकर? एस जयशंकर, आवर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। नेक्स्ट न्यूज इज द डॉकिंग ट्रायल। इसरो सक्सीडेड इन नजिंग टू सैटेलाइट क्लोजर। डॉकिंग का मतलब होता है कि एक सैटेलाइट, जैसे होता है पृथ्वी है, ये अर्थ है, सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ जाता है और हमें इंफॉर्मेशन भेजता रहता है। अभी तक हम एक सैटेलाइट को एक जगह घुमाते थे, साथ साथ यार दोस्त बना के दो को एक साथ नहीं बनाते थे कि दो रुक गए, एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं। नॉर्मल एक को ही भेजना बड़ा मुश्किल था, पहली बार हम दो को एक साथ भेज रहे हैं और एक दूसरे से उनका इंटरेक्शन भी होगा। मतलब कुछ वहां से डेटा वो ले रहा है, एक दूसरे से डेटा ले रहा है। जैसे होता है ना कि जैसे मानिए एक सैटेलाइट है, उसको इधर का इंफॉर्मेशन लेना है, एक को इधर का लेना है, तो दो रहेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा ना। तो इंडिया पहली बार ये भेजा है डॉकिंग। मतलब सैटेलाइट तो पहले ऐसा होता था कि एक साथ कई सैटेलाइट भेज देते थे, लेकिन अलग अलग उनका ऑर्बिट होता था। ऑर्बिट होता है, लेकिन अभी ऑर्बिट एकदम एक ही है और बहुत क्लोज है, 15 मीटर के पास है। अभी 3 मीटर क्लोज चले गए थे, 3 मीटर इतना दूर हो गया। ठीक है, तो इतना पास पास दो सैटेलाइट मूव कर रहे हैं, तो डर रहता है ना लड़ने का। पहले होता था कि एक यहाँ पे है, एक 10 किलोमीटर दूर है, तो वो आपको करना इजी होता है। दो ट्रेन को एकदम आप क्लोज क्लोज पैरेलली कराइए तो लड़ने का डर थोड़ा बनने लगता है ना। दो एरोप्लेन ऐसे क्रॉस करेगी पास पास तो टकराने का डर ज्यादा होता है। और वो तो हम अर्थ के बहुत हाइट पे भेजते हैं, 27,000 किलोमीटर ऊपर। जो हमारा अर्थ का ये ऑर्बिट होता है 37,000 किलोमीटर तक जाता है। ठीक है, उससे भी ऊपर जाता है, लेकिन मीडियम वाला 37,000 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो इसे ही डॉकिंग कह रहे हैं। तो डॉकिंग में अभी तक 3 देश और किए थे, चौथा इंडिया बन गया। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। देन वी विल सी दैट द डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी लेवल पुश फॉर द केरला मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। सोचिए, वहां पे ये दिक्कत आ रहा है कि डिक्लाइन हो रहा है पॉपुलेशन केरला में, हम लोग कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। उनका घटते जा रहा है, वो परेशान है कि कम हो जाएगा तो फिर सस्टेन कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे। यहाँ लोग ज्यादा है, काम कम है। वहां काम ज्यादा हो गया है, मतलब आने वाले टाइम में लोग कम हो जाएंगे। उसके चक्कर में उनका मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इंक्रीज करता है। अब पहले ये तो समझिए कि व्हाट इज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। मातृ मृत्यु ये होता है कि 1 लाख अगर वुमेन्स चाइल्ड बर्थ देती हैं तो उसमें से कभी कभी डेथ हो जाता है ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशन, लेबर के टाइम पे हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता है। और अभी तो मेडिकल फैसिलिटी है, पहले तो बहुत ज़्यादा था। मतलब 20 लोगों में से 5-6 लोगों का डेथ हो जाता था, 100 लोगों में 20 लोगों का डेथ होता था, इस तरीके का था। अभी तो 1 लाख पे हमारा बहुत कम हो गया है, 50 के आसपास हो गया है। केरला का तो 19 था, 1 लाख वुमेन में 19, तो बहुत कम हो गया। पहले बहुत ज्यादा था, कॉमन था ये। ठीक है, तो इसलिए कम हुआ है क्योंकि ओवरऑल जो मैटरनल, जैसे इसका रेशियो क्या होगा, जो बर्थ हो रहा है, ठीक है, और मदर का जो डेथ हो रहा है, तो मदर का जो डेथ है और नीचे क्या होगा, बर्थ, टोटल नंबर ऑफ बर्थ होगा। मानिए जो मदर का डेथ है वो 100 है और टोटल बर्थ पहले मानिए 20 था, तो अभी 5 हो जाएगा। लेकिन ये कांस्टेंट रहे, ये घटना स्टार्ट करे, जो बर्थ है वो बर्थ रेट कम हो रहा है ना, तो बर्थ रेट मानिए मैं 10 कर दूं और वो सेम रखूं, तो अभी कितना हो जाएगा, 10 हो जा रहा है। मदर का जो डेथ हो रहा है वो सेम है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बर्थ रेट कम हो गया। ऊपर वाला सेम रह रहा है, नीचे वाला कम होते जा रहा है, तो ये जो जो डिवीजन का आएगा वो ज्यादा वैल्यू आएगा ना, मैथ है सिंपल। तो यही केरला में ऐसा नहीं है कि फैसिलिटी खराब हो गई है, फैसिलिटी मदर हेल्थ का सेम है। जैसे पहले से ही केरला बहुत एडवांस स्टेट माना जाता था इनटू द हेल्थ एंड एजुकेशन। तो ये मैटरनल मैटरनल जो रेशियो इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे फैसिलिटी कम हुई है। जो फैसिलिटी है सेम है, जो मदर का डेथ है वो सेम ही है, बढ़ा नहीं है। जो कम हो रहा है ये कम हो रहा है, इसीलिए वो
नंबर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये समझने की जरूरत है। जो फोर्थ न्यूज है दैट इज द इंडियाज डेटा प्रोटेक्शन रूल नीड सम फाइन ट्यूनिंग। तो डेटा प्रोटेक्शन पे आज कई है आर्टिकल। एक में बात कर रहे हैं कि जो डेटा प्रोटेक्शन है, जैसे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, डेटा का क्या क्या यूज है आप बता दीजिए, डेटा का कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। सिंपल सी बात है, फेसबुक चलाते होंगे, इंस्टाग्राम चलाते होंगे, अपना डेटा बर्थ दिया होगा, वो भी तो डेटा दे रहे हैं ना दूसरे को, उसके पास चला गया। फिर आप लोग फोटो डालते होंगे, आपका पिक्चर जा रहा है, उसको पिक्चर नहीं डिलीट किया तो, मेरा पिक्चर कोई और डाल दिया तो डेटा वहां पे भी यूज हो रहा है। बैंक अकाउंट खोलते हैं, बैंक में आपका डेटा जाता है, रिलीज हो गया तो। हेल्थ आप जाते हैं डॉक्टर के वहाँ, उसका भी सब कुछ डिजिटाइज है। अब आपको कोई बीमारी आप बताना नहीं चाहते हैं किसी और को, और वहां से लीक हो गया तो हमारा प्राइवेसी खतरे में है ना, कि हमारा आप डेटा ऑफ बर्थ जानते हैं, क्या पता मैं नहीं बताना चाहता हूँ, मेरी शादी कट जाए, मैं अपना कम करके एज बताऊं और आपने असली वाला रिलीज कर दिया, तो शादी टूट जाएगी ना। लोग नहीं कहते हैं कि शादी काट दिया, वो तो डेटा काट देगा। तो प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और डेटा के कारण हमारा प्राइवेसी नहीं रह गया। मोस्ट ऑफ आवर बात कर रहे हैं, पर्सनल बात करते हैं अपने मामा से, चाचा से, सब तो डेटा के रूप में उनके पास जा रहा है ना, जियो वाले के पास, या जो भी डेटा रख रहा है। गूगल पे हम सर्च कर रहे हैं, मैं प्राइवेटली कुछ सर्च कर रहा हूँ, वो तो डेटा उसके पास है ना, किन्होंने सर्च किया। मैं नहीं बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या सर्च किया, मैं क्या खरीदारी कर रहा हूँ, तो सब कुछ तो डेटा पब्लिक है ना। और जो अगर जिसके पास जा रहा है, गूगल भी एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उनके पास डेटा जा रहा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, बैंक जो है कई प्राइवेट हैं। गवर्नमेंट कौन सी सही है, वो भी तो, उनसे भी तो डेटा लीक हो रहा है, जैसे उनके पास आधार का डेटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं डेटा हमारी प्राइवेसी अटमोस्ट बन गया है। अटमोस्ट का मतलब उसका हमारा, अगर अच्छा हमारा इज्जत ना हो, हमारा डेटा लीक हो जाए जो हम नहीं देना चाहते हैं, तो जीने का क्या मतलब। तो राइट टू प्राइवेसी को राइट टू लाइफ के अंडर में देखा जाता है। और अभी सुप्रीम कोर्ट में बहुत से जजमेंट आए हैं, एक जजमेंट बहुत फेमस हुआ है, कौन सा जजमेंट है, राइट टू प्राइवेसी को लेके। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट्स है, और फंडामेंटल राइट्स, राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल में है, पुट्टा स्वामी केस बहुत फेमस है। पुट्टा स्वामी केस अभी हाल ही में आया था 2019 में, यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा भी था, 2020 वाले एग्जामिनेशन में पूछा था कि पुट्टा स्वामी केस किस एरिया से रिलेटेड है, तो राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। तो पुट्टा स्वामी, ये भी पहला वाला जो है दैट इज अगेन, जो दूसरा वाला न्यूज आर्टिकल है वो भी बोला है कि ड्राफ्ट डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स एंड द ऑथोरिटेरियनिज्म। ऑथोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि नीचे क्या दिया, अधिनायकवाद, मतलब एक आदमी सुप्रीम बन जाए, जो लॉ बना रहा है, वो जो मन कर रहा है वो लिख रहा है। जैसे डेमोक्रेसी होता है वो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल होता है, वहाँ पे हर चीज डिबेट डिस्कशन से होता है। मानिए कोई आदमी लीडर बन गया, लीडर के बाद वो पीएम बन गया या कुछ भी बन गया, उसके बाद वो अपना ही चलाने लगे, तो उसको ऑथोरिटेरियनिज्म कहते हैं। जैसे संजय गांधी के टाइम पे, संजय गांधी का चलने लगा था, इमरजेंसी लग गया था, तो लोग कह रहे थे ऑथोरिटेरियनिज्म आ गया है। अधिनायकवाद मतलब एक आदमी को हीरो बना दीजिए और उसको भगवान जैसे पूजिए कि यही भगवान है, ये जो कहेगा वो सही है। जैसे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रसा में थी, लेनिन थे, स्टालिन थे, तो उस समय कहा जाता था दैट वाज द ऑथोरिटेरियनिज्म। तो ये कह रहे हैं कि जो डाटा प्रोटेक्शन लॉ गवर्नमेंट लेके आई है वो एक तरीके से ऑथोरिटेरियनिज्म है। लोगों की बात नहीं सुनी जा रही, आपने लॉ में जो लिख दिया है वही आप जबरदस्ती मनवाना चाहते हैं, और जो लॉ में लिखा है वो रेशनल नहीं है। उसमें साफ साफ डिफाइन नहीं है कि किसके पास कौन सा डेटा रहेगा, किस कंपनी के पास। मानिए मैंने डेटा दे दिया, मैंने आज फेसबुक बनाया या इंस्टाग्राम बनाया, मैंने डेटा दे दिया, कल को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मेरा राइट है ना, मैं इंस्टाग्राम से कहूँ कि आपके पास जो डेटा है वो भी डिलीट कीजिए, आप अपने पास स्टोर करके मत रखिए। होता है ना कि मैं चाहता हूँ कि वो इरेज ही हो। मानिए कोई पिक्चर मेरा गूगल पे डाल दिया, मेरा वीडियो डाल दिया, मैं गूगल से बोल सकता हूँ ना कि मेरा ये राइट टू प्राइवेसी है, मैं अच्छे से रह नहीं पा रहा हूँ, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, आप हटाइए, आप पूछ के डालिए, कोई भी चीज डालना है। होता है ना कि कुछ ऑब्जेक्शनेबल है तो आपको पहले पूछना पड़ेगा, आंख मूंद के तो डाल नहीं सकते हैं। तो इस सब चीज को लेके क्लियर कट डिफिनीशन नहीं है।
ये एक्ट बहुत पहले से बन रहा है, 2006 से ही डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि जब नेट आने लगा, नेट तो 1990 से स्टार्ट हो गया था, तो पहले तो बहुत कम लोगों के पास था। लोग जाते थे साइबर कैफे में, 20 रुपए देते थे 1 घंटे आधे घंटे का, फिर अपना नेटवर्क चलाते थे, आ जाते थे, तो एक्सेस नहीं था। आजकल तो बच्चे बच्चे के पास एक्सेस है, बच्चा खाना ही खा रहा है, पहले आप उसको वीडियो दिखाई यूट्यूब पे, आजकल तो खा ही नहीं रहे हैं सब। आजकल बच्चे 1 साल का नहीं हुआ उसे आदत लग गया है, लत लग गई है कि पहले मुझे चाहिए, नेट पे मैं कुछ गाना सुनूंगा, वीडियो देखूंगा, तब खाऊंगा। तो अभी एक्सेसिबिलिटी इतना हो गया कि हर चीज का डेटा इस समय नेट पे है, तो उसको कहीं ना कहीं उसके लिए लॉ बनना चाहिए और लॉ उन्होंने लेके आया है, उसमें बहुत सी खामियां हैं, उसी पे आज का आर्टिकल है। तो पहले में क्या डिस्कस कर रहे हैं, पहले में ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे कैसे प्राइवेसी को थ्रेट हो सकता है। दूसरे में ये कह रहे हैं कि किसके पास कितना पावर है, किस गवर्नमेंट के पास किस लेवल पे कितना पावर है, और जो कंपनीज है उनके पास कितना पावर है। और डेटा सिर्फ एक जगह पे नहीं है, डेटा हमारा डेटा यूएस में जाके स्टोर होता है। गूगल कंपनी यूएस की है ना, तो वो जाके यूएस में करेगी ना, तो नेशनल थ्रेट भी तो है, हमारे देश का सारा डेटा उनके पास है, छोटी छोटी डाटा है। मानिए कोई आर्मी का ऑफिसर होगा, वो भी तो बात करता होगा, पर्सनल बोलता होगा ना कि आज इसमें गया था, आजकल हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो भी तो डेटा जा रहा है विदेश के पास। पाकिस्तान से अगर दोस्ती हो गई यूएस की, बीच में थी भी, तो वो तो हमारे लिए थ्रेट है ना। तो नेशनल ही नहीं, नेशनल लेवल पे तो है ही है, प्राइवेट इंडिविजुअल लेवल पे भी है, और क्रॉस बॉर्डर भी थ्रेट है। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सेंट्रलाइजिंग कंट्रोल यहाँ पे हो रहा है कि एजुकेशन सेक्टर की जो बात हो रही है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि वाइस चांसलर के पोस्ट को लेके लड़ाई चल रहा है, किसके किसके बीच में, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर के बीच में, कि किसके पास कितना पावर है। पहले ये होता था कि जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, 3 लिस्ट है। पहला लिस्ट यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट पे किसका अधिकार है, सेंटर का, यूनियन गवर्नमेंट का। स्टेट लिस्ट, जिसपे किसका अधिकार है, स्टेट का। और तीसरा जो है दैट इज द कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में माना जाता है कि मैक्सिमम अधिकार रहेगा स्टेट का, सेंटर सिर्फ गाइडलाइन देगा कि आप ऐसे बना लीजिए ताकि यूनिफॉर्म लॉ बन सके अक्रॉस द इंडिया। तो मानिए लोकल लेवल पे एजुकेशन जो होता है, प्राइमरी एजुकेशन, वो टोटली स्टेट के पास है, क्योंकि बेसिक चीजें होती हैं वो स्टेट अपने लेवल पे पढ़ाता है, जिसको जो मन करे स्टेट लेवल पे पढ़ाए। लेकिन मानिए जब कॉलेज में हम जाते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे यूनिफॉर्मिटी चाहिए, क्योंकि वहां से आप हायर लेवल का एजुकेशन जाते हैं, उसके बाद आप साइंटिस्ट बनेंगे, ऑफिसर्स बनेंगे, तो वो तो यूनियन के लिए भी काम करेगा ना, स्टेट के लिए भी काम करेगा। बेसिक्स आप अपने नीड के अनुसार रख लीजिए, जैसे कि मानिए आप बेसिक्स में आप अपना लोकल लैंग्वेज पढ़ाना चाहते हैं, कोई उड़िया पढ़ाना चाहता है, कोई तेलुगु पढ़ाना चाहता है, कोई और भी सब्जेक्ट बना पढ़ाना चाहता है, तो आपका होगा। लेकिन जब हायर लेवल पे जाएंगे तो रिसोर्स हो जाएगा, रिसोर्स डेवलपमेंट, ये सब में क्या होगा, सेंट्रल लेवल पे काम आएगा। कहीं ना कहीं एक हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए नेशनल लेवल पे, तो इसीलिए इसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया। जो हायर एजुकेशन है दैट इज इनटू द कॉन्करेंट लिस्ट। इस बार पूछा भी था एक लिस्ट से एक क्वेश्चन पीसीएस में कि ट्रेड जो है वो किसके किस लिस्ट में है, तो बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि ये दोनों में है, स्टेट लिस्ट में भी है और यूनियन लिस्ट में भी है। इंटर स्टेट जो ट्रेड है वो तो यूनियन लिस्ट में है, कम्युनिकेशन जो नेशनल लेवल पे है वो यूनियन पे है, लेकिन जो ट्रेड सेल्स होलसेल रिलेटेड है विद इन द स्टेट वो तो स्टेट लिस्ट में है। तो अभी भी क्लियरिटी नहीं है कि आंसर कौन सा सही है। यूपीएससी ने वैसे तो उसको यूनियन लिस्ट वाला, यूपी पीसीएस ने यूनियन लिस्ट वाले को सही किया है, ठीक है। तो लिस्ट से क्वेश्चन इस बार 2-3 पूछा है, तो एक तो ये था, तो लिस्ट आपको पता होना चाहिए किस शेड्यूल में है लिस्ट, ठीक है। एक बार शेड्यूल में बता देता हूँ, खासकर ये शेड्यूल जो हम लोग बात कर रहे हैं, शेड्यूल 5 एंड 6 बहुत इजी है, 5 एंड 6 ये सब चैप्टर के जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सेपरेट चैप्टर हैं, 12 चैप्टर अलग हैं, वहां पे कुछ चीजों को डिफाइन किया गया है। शेड्यूल 5 में डिफाइन किया गया है कि शेड्यूल एरिया जो है, शेड्यूल एरिया जैसे कि ट्राइबल लोग रहते हैं जंगलों में, तो उस एरिया को हम शेड्यूल एरिया डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक एरिया होता है, क्योंकि ट्राइबल होते हैं, उनका यूनिक लैंग्वेज होता है, उनका अलग तरीके का जीवन शैली होता है, तो उसको कोई डिस्टर्ब न करे, तो उसको गवर्न करने का अलग रूल है। जो हमारा नॉर्मल हम पे आप पे जो रूल अप्लाई होता है,
शेड्यूल एरिया में वो नहीं होता है, उनमें शादी का जो रूल है वो खुद डिसाइड करते हैं। हम लोगों में तो लॉ है कि किस तरीके से डाइवोर्स होगा, किस तरीके से डाइवोर्स के बाद कंपनसेशन होगा। लेकिन जो ट्राइबल लोग हैं उनको क्या लेना है हमारे से, उनका तो जीवन शैली अलग है, उनके नियम कानून अलग है। तो उनको गवर्न करने के लिए शेड्यूल 5 एंड 6 अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। शेड्यूल 5 जो है वो पूरे देश को लेके है, हर एक देश के किसी भी कोने में जो शेड्यूल एरिया है वहां पे डिफाइन होगा। लेकिन शेड्यूल 6 बहुत स्पेसिफिक है, वो सिर्फ 4 स्टेट में लागू होता है। कौन सा 4 स्टेट है? असम, और चारों एकदम कनेक्टेड हैं। नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा असम, असम के ही आपको बीच बीच में त्रिपुरा और मेघालय दिख जाएगा, और एकदम उसी से कनेक्टेड लास्ट में मिजोरम है। त्रिपुरा और मेघालय तो असम में ही आपको बीच में दिख जाएगा, असम पूरा फैला हुआ है। मैप में एक बार देखिएगा। शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 किस लिए है, किस लिए अभी तब से बता रहा हूँ। ट्राइबल एरिया को गवर्न करने के लिए अलग रूल है, और वो इसमें है। दोनों में ट्राइबल एरिया ही है, इसमें बहुत स्पेसिफिक है, इसमें सिर्फ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा होगा। और बाकी जो स्टेट है, मानिए झारखंड में भी तो ट्राइबल एरिया है, गुजरात में भी तो है, महाराष्ट्र में भी तो है, तो ये सब एरिया इसमें आएगा। क्लियर हो रही है? शेड्यूल 7 क्या है? शेड्यूल 7 अभी बताया हूं। 3 लिस्ट बना दिया गया है कि सेंटर स्टेट के बीच में पावर कैसे डिवाइड होगा। तो वो किस में है? दैट इज इनटू द शेड्यूल 7। तो ये इसको, इसमें क्या है? डिवीजन ऑफ पावर। लोकल बॉडीज का नहीं है, सेंटर एंड स्टेट है। लोकल बॉडीज के लिए 11-12 है। 11-12 में 11 जो है दैट इज फॉर द पंचायत एंड 12 फॉर द अर्बन एरिया, म्यूनिसिपैलिटीज। तो ये क्लियर है। कहाँ कहाँ पढ़ लिया हम लोगों ने? 5, 6, 7 और क्या क्या पढ़ लिया? 11 एंड 12। बचा कौन सा? 9 और 10। 10 तो बहुत फेमस है, एंटी डिफेक्शन लॉ है। जो दल बदल कानून है वो शेड्यूल 10 में है। दल बदल का मतलब क्या होता है? दल बदल का मतलब ये हुआ कि जैसे इलेक्शन आया और आपको कहीं से टिकट नहीं मिल रहा है, तो मानिए कोई भी पार्टी टिकट दिया, आपने लड़ लिया। मानिए आप 3 पार्टी है, बीजेपी है, सपा है एंड बीएसपी है। आपको पार्टी का, आप पहले चाह रहे थे कि बीजेपी से मिले, बीजेपी ने नहीं दिया क्योंकि बीजेपी जीत रही थी, मोदी जी का इफेक्ट है, ठीक है। तो आपको मानिए बीएसपी ने दे दिया कि बीएसपी ने सस्ते में आपको बेच दिया टिकट, या जैसे भी ऐसे भी दे दिया। बीएसपी से आप जीत गए, लेकिन गवर्नमेंट बन गया बीजेपी की। अब बीजेपी मानिए कि गवर्नमेंट एकदम मेजोरिटी के आसपास है, 3 सीट कम है, ठीक है, या मानिए एकदम पास है कि गवर्नमेंट कभी भी गिर सकता है, तो वो खरीदेगी कि अपना इंश्योर करने के लिए। तो आपको ऑफर दिया कि आओ 10 करोड़ लो, तो आपने लड़ा बीएसपी से और आ गए आप बीजेपी में। तो क्या होगा? आपने लोगों को धोखा दे दिया ना। लोग तो आपको बीएसपी का समझ के वोट दिए थे, आप तो आ गए बीजेपी में, बीजेपी के खिलाफ ही लोग वोट दिए थे। तो इसीलिए एक लॉ बना दिया गया, उसको एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, कि अगर आप किसी और पार्टी से टिकट लेके लड़ते हैं और आप जीतने के बाद अपना पाला बदल लेते हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो जो आपने बदला, तो इसमें क्या होता है? आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप अब मेंबर रहेंगे ही नहीं, तो आप किसी का सपोर्ट ही नहीं कर सकते। तो वही एंटी डिफेक्शन लॉ, वो किस में है? शेड्यूल 10 में है। कितना शेड्यूल हम लोगों ने पढ़ लिया? 5, 6, 7, 10, 11, 12। 11 किससे है? 11 वाला बता दीजिए। 11 एंड 12, चलिए आप बता दीजिए बैक। हाँ, 11 में क्या है? शेड्यूल 11 में पंचायत, और 12 में अर्बन लोकल बॉडी, जिसको म्यूनिसिपैलिटीज भी बोलते हैं, ठीक है। अब सिर्फ कौन बच रहा है? 9। 9 में क्या है? जब हम आजाद हुए थे
तो उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने पहली बार ओरिजिनल लिखा था तो उसमें सिर्फ 8 तक ही था, 8 ही शेड्यूल था। और उस समय कोई भी लॉ, जैसे कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे थे और कुछ डीपीएसपी ऐसे थे जिनको आप इम्प्लीमेंट करने के लिए, कुछ डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करना पड़ रहा था। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि अगर किसी भी फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई भी लॉ वायलेट करेगी या उसके खिलाफ होगी तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे डीपीएसपी हैं जिसको इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में राइट टू प्रॉपर्टी था, जैसे हमारा जो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार का मतलब सरकार हमारे संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकती है, रातों रात आके ये नहीं कह सकते हैं कि अब ये तो तुम अमीरा है, जैसे आपका घर है तो आप ही का है, अब सरकार आपसे छीन नहीं सकती है आंख मूंद के, ठीक है। अगर छीनेगी तो वो आपके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट कहेगा कि गलत हो रहा है, फिर आपको दिला देगी। जब हम आजाद हुए तो उस समय पूरा का पूरा जमीन जमींदारों के हाथ में था। 1% जमींदार 100% जो हमारा जमीन था, 100% नहीं, समझ लीजिए 90% जमीन के हकदार थे, ठीक है। तो बाकी जो 90% लोग बचे, 95% जमीन तो था नहीं, या था तो बहुत कम था। तो ऐसे केस में क्या था, विद्रोह हो जाता ना, लोग वायलेंस करने लगते हैं। और हमें एक आज़ादी के बाद हमने ये प्रण किया था कि हम इक्वालिटी लाएंगे, तो इक्वालिटी के लिए लैंड डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी था। तो जो जमींदार थे उनका जमीन छीनेगा तभी तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जमीन तो उनके पास थी। तो अगर उनका जमीन अगर छीनती है सरकार तो उनके प्रॉपर्टी को बेदखल कर रही है ना, और प्रॉपर्टी से बेदखल करना वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ था। तो जितना भी पॉलिसी हम लोग ला रहे थे आज़ादी के बाद से फॉर द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसको क्या कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट बोल दे रही थी कि ये वायलेट कर रही है, और इससे बड़ा दिक्कत हो रहा था। धीरे धीरे जमींदार अपना जमीन नकली वाला ट्रांसफर कर दे रहे थे, अपने नौकर के नाम से, अपने माली के नाम से, अपने ग्वाला के नाम से, सारा कुछ इधर उधर कर दिया, रिश्तेदारों के नाम से, ठीक है। जो मर गया था उनका नौकर उनके नाम से, जो मर गया उसको बेनामी कहते, नहीं होता कि बेनामी है, बिना किसी नाम के भी चल रहा था चीजें। कुत्ते के नाम पे कईयों ने किया था, सोचिए। तो आप ये हालत था कि उनके घर में जो पशु वसु पाले वाले थे उनके नाम पे जमीन था, हजार हजार एकड़, ठीक है। और आम जनता के पास 1 एकड़ भी नहीं था। तो ऐसे में गवर्नमेंट बड़ी परेशान थी, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज करके एक नया शेड्यूल ऐड किया। उस शेड्यूल का नाम क्या रखा, 9। और उसमें ये रख के बोला कि इसमें अगर कोई लॉ बनता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू नहीं करेगी। लैंड रिफॉर्म, हाँ, भूमि का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वही वाला इसके थ्रू हुआ था। तो जितना भी लैंड से रिलेटेड लॉ एक्ट पॉलिसी था उसको हम शेड्यूल 9 में रखें। तो शेड्यूल 9 समझ में आ गया क्या है? शेड्यूल 9 की पूरी कहानी है, तो ये तो अब मुझे नहीं लग रहा भूलेगा, तो मैक्सिमम याद हो गया। 1 2 3 रिलेटेड है। पहला रिलेटेड है कि देश का नाम क्या होगा, बाउंड्रीज क्या होंगे, स्टेट कौन कौन सा होगा वो है। दूसरे में क्या है, सैलरीज है। और तीसरे में ओथ है, ठीक है। ओथ एंड सैलरीज 2 3 में है। तो ये चीजें याद हो गई। 1 से 12 तक पूछ देते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, 9th पे बड़ा लड़ाई था, तो उसपे बहुत से केस आए थे। और उसी में एक कोहिलुओ केस था जिसमें बोला था कि ये शेड्यूल 9 ब्लैक होल नहीं है। जैसे स्टार्टिंग में तो 9 इसलिए लाया गया था कि लैंड से रिलेटेड कोई भी होगा तो हम भले के लिए करेंगे। बाद में सरकार कुछ भी जबरदस्ती वाला लॉ होता था जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता था, सबको 9 में रखते गए। तो 9 फैलते गया, उसमें 256 एक्ट ऐड कर दिया था। सोचिए, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 395 है और एक शेड्यूल में 256 एक्ट उसमें ऐड कर दिया, तो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया ना। तो आपको जो भी जैसे हो कि जैसे मानिए आपको ये दे दिया गया कि आप कुछ भला काम कर रहे हैं तो इसमें पुलिस चेक नहीं करेगा, तो आप तो हथियार बेचना स्टार्ट कर दिए, गोला बारूद बेच रहे हैं,
तो आपके घर में ये थोड़ी है कि मतलब कुछ भी बेचेंगे तो वो नहीं होगा। तो इसमें बड़ा केस जाता था कि ये तो गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी पावर घट गया। सुप्रीम कोर्ट का पावर है ना कि चेक करना, मतलब पुलिस वाला जो चेक करता था उसको लगेगा ना मेरा काम, मेरा जॉब चला गया, पावर चला गया। वो चेक करता था, मजा आता था, अपना पावर दिखाता था कि आप कितने भी बड़े आदमी है, आपका पूरा चेक करूंगा तब आने दूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट को भी तो बुरा लग रहा था कि मेरा चेक करने का पावर ही चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना केशवानंद भारती से लेके कोहिलो केस तक वापस पावर को ले लिया। ठीक है। नेक्स्ट है लॉ बाय द रिफ्लेक्स क्राइम अगेंस्ट द वीमेन्स। जैसे अभी एक तमिलनाडु का केस आया, अन्ना यूनिवर्सिटी वहाँ का बहुत फेमस है। तमिलनाडु का अन्ना यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, टॉप यूनिवर्सिटी है। जैसे डीयू है ना, तो साउथ के लिए डीयू वहाँ का अन्ना यूनिवर्सिटी है। अन्ना यूनिवर्सिटी में एक रेप का केस आया था, और जो रेप करा था, जो उसका एक्यूज था, परपिट्रेटर था, वो जो पार्टी पावर में है डीएमके, उसका मेंबर था, उसका ही मतलब इन्फ्लुएंसर था। तो अपने आदमी को बचाने की कोशिश करती है ना हर पॉलिटिकल पार्टी। तो इसको लेके बहुत बवाला होने लगा, एकदम लोग रोड पे आ गए, एक्टिविस्ट आ गए। तो ऐसे में डीएमके ये दिखाने के लिए नहीं हम मतलब वुमेन्स के खिलाफ कुछ भी हो क्राइम तो हम उसको नहीं बचाते हैं, तो उन्होंने लॉ और कठिन कर दिया। जैसे नहीं होता कि जितनी बार रेप केसेज होते हैं, जैसे आपने निर्भया का केस देखा होगा, 2012 में निर्भया केस हुआ था, तो उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी बैठ गई। जस्टिस वर्मा कमेटी ने और लॉ को कठिन बना दिया, मतलब पनिशमेंट को हास कर दिया। जिसको 10 साल मिलता था उसको 14 साल का पनिशमेंट दे दिया, जिसको 14 साल का मिलता था उसको लाइफ टर्म का दे दिया। तो ऐसे होता है कि आप लॉ बदल देते हैं लेकिन चेंज तो नहीं होता है। लॉ तो, रेप तो घटा नहीं, रेप के केसेस बढ़ते गए। तो ये है कि आप सिर्फ लॉ बदल दें, ज्यादा पनिशमेंट बढ़ा दे, तो उससे तो क्राइम नहीं सही होता है। क्राइम अगर सुधारना है, क्राइम को कम करना है, तो आपको पुलिसिंग मजबूत करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए ना। लॉ से सिर्फ क्या होता है? लॉ तो है कि आप रोड को लेफ्ट फॉलो करेंगे, जहाँ पे सर्कल हो वहाँ पूरा सर्कल घूम के जाएंगे। आप जाके देखिए, लोग ऐसे ही घुस जाते हैं, इधर से ही क्रॉस कर लेते हैं, बीच से ही कहीं से। तो लॉ इम्प्लीमेंट भी तो होना चाहिए, और लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए लोग लगेंगे। ट्रैफिक पुलिस को खड़ा कीजिए हर जगह पे, आप पूरा रेड लाइट लगवाइए, प्रॉपर तरीके से फंक्शन करे। एक बार तो मैं रेड लाइट पे खड़ा था 10 मिनट, वो बदला ही नहीं। मैं सोचा कि अरे मैं कब तक खड़ा, मुझे क्रॉस करना पड़ा। आर यू गेटिंग ना, कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारिए तब सही होगा। सिर्फ लॉ बना देने से कुछ नहीं होता। आप कितना भी लॉ बना दीजिए कि रेड लाइट पे ये करना है, ये करना है, लोग नहीं करेंगे। आपके अंदर भी सुधार होनी चाहिए। तो डिबेट यही चल रहा है कि आप हर जब भी घटना घटता है बड़ा, तो आप लॉ को चेंज कर देते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन होता ही नहीं। तो उसी को लेकर डिबेट है, वही यहाँ पे डिस्कशन है। द रिफॉर्म नीडेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो जैसे इंडिया का भी इन्फ्लुएंस कंटिन्यूसली बढ़ा है ओवरऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, तो इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी, हमारे स्पेस में काफ़ी कुछ हम अचीव कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, इंडिया चौथा नेशन हो गया जो डॉकिंग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे साइंस एंड टेक भी बढ़ रहा है, हमारे हथियार भी बढ़ रहे हैं, ब्रह्मोस बेच दे रहे हैं आजकल हम लोग, पहले खरीदते थे। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या चाहिए कि हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसको चीजें हैंडल करनी पड़ेगी ना। ज्यादा से ज्यादा देश से बात होगा। जैसे अब आप हथियार बेच रहे हैं ब्रह्मोस, तो जो आपके डीलिंग होगी दूसरे देश से, वो कौन करता है? डिप्लोमेट्स करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा नंबर्स ऑफ डिप्लोमेट्स चाहिए। जैसे मानिए आपका ऑफिस है, पहले आपकी बिक्री कम थी, सिर्फ 10 ही सॉफ्टवेयर बिकता था, लेकिन एकाएक 1000 सॉफ्टवेयर बिकने लगा, तो आपको इम्प्लॉय बढ़ाना पड़ेगा और इम्प्लॉय पे लगाना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो इम्प्लॉय है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जैसे आप लोग यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी में एक होता है इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इसके थ्रू आप डिप्लोमेट्स बनते हैं, तो जाके किसी देश में आप डील कर रहे होंगे, जैसे उस देश में रिप्रेजेंटेशन इंडिया का आप ही करेंगे। तो कोई भी डीलिंग हो रही होगी आपके थ्रू होगी। तो मानी बड़ा देश है, कनाडा है, कनाडा इंडिया से बहुत बड़ा है, चाइना इंडिया से 2.5 गुना है। तो चाइना में एक डिप्लोमेट थोड़ी ही काम करेगा, वहां पे कुछ नहीं तो हर एक सिटी में एक डिप्लोमेट चाहिए कि वहां से उस सिटी से रिलेटेड कोई चीज है तो डायरेक्ट वो ट्रांसफर करे। या तो जगह जगह होने चाहिए ना। जैसे मानिए वेस्ट एशियन कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, यहाँ पे अपने बहुत से लोग जाते हैं। तो उनको कोई दिक्कत है तो वो अपने डिप्लोमेट से पहले बताएगा ना। तो वो कैसे, वो सऊदी अरेबिया के कैपिटल में थोड़ी जाएगा। सऊदी अरेबिया बड़ा देश है, उसकी है, तो कहीं ना कहीं उसके पास एक्सेसिबिलिटी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो एड्रेस कर सके।
तो वही कह रहे हैं कि इंडिया में अभी भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है मुश्किल से 800 डिप्लोमेट्स हैं, लेकिन जो नीड है वो कुछ नहीं तो 10,000 की नीड है। जैसे है ना कि तो अच्छी बात है, आप बढ़ा लीजिए, जॉब भी बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकलेगी। तो उस अनुसार से जो टोटल यूपीएससी की वैकेंसी निकलती है आजकल 800-900, अगर जितनी नीड है उस हिसाब से बनने तो कुछ नहीं तो मुझे लग रहा है 200-300 तो आईएफएस अधिकारी के लिए हो जाएगा, तो ऐसे ही सीट 1500 हो जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन। तो यहाँ पे यही डिस्कशन है, ओवरऑल डिस्कशन इसमें यही है। शुड वोटर्स आईडीज विल लिंक विद आधार, अब वोटर आईडी भी आधार से कर दे रहे हैं, तो वो तो अच्छी बात है, एक तरीके से डुप्लीकेशन कम होगा। लेकिन दिक्कत है कि वही कि आप ये बता दे रहे हैं कि रेड लाइट पे रुकना चाहिए, और रेड लाइट की बत्ती ही नहीं जल रही है, और जल रही है तो बुझ ही नहीं रही है, बदल ही नहीं रही है, तो आदमी क्या करेगा? ठीक है, आप कह रहे हैं कि रोड पे नहीं थूकना चाहिए, लेकिन कहीं पे भी आपने डस्टबिन लगाया ही नहीं है। अरे तो आदमी का नेचुरल है ना, वो थूकता है, आदमी का वो है। आप पान न खाए फिर भी थूकेंगे, कुछ न, अगर खांसी हुआ है तो आएगा खखार आपका, जो भी चीजें, तो या तबीयत ही खराब है तो नॉर्मल होना चाहिए कि आपका डस्टबिन लगा दीजिए, या टॉयलेट आपका जगह जगह होना चाहिए, वो भी साफ सुथरा हो। ये थोड़ी है कि मतलब आप खुला वाला ज्यादा साफ है, आपका टॉयलेट ज्यादा बदबू कर रहा है, उसमें आदमी जाना ही नहीं चाहता है, यूरिन पूरा आपका फ्लो हो रहा है बाहर, या तो पूरा उस पर चल के जाइए। आर यू गेटिंग ना? तो आप रियलिटी को देखिए कि सिर्फ कहने से नहीं होता है, सिर्फ आप कह दीजिए कि ये अच्छी बात है, अच्छी बात तो बहुत कुछ है, लेकिन सरकार को भी बहुत कुछ करना पड़ता है। तो यही है कि आप आधार से लिंक करवाइए, लेकिन आधार फंक्शनल भी तो होना चाहिए। गांव में बिजली ही नहीं है, ये रीड ही नहीं कर पाता है, ये आधार है, आधार सही से आप जाइए, आपका नाम चेंज करवाना है काफी दिक्कत होता है, डेट ऑफ बर्थ आपको चेंज करवाना है, एक बार चेंज कर देते हैं उसके बाद बहुत दौड़ाते हैं, हो गया ना गलती से अब देखिएगा आप देखेंगे आपका नाम है सुमित है, SUMIT, वो लिख के आ जाएगा SUMEET, वो गलत लिख देते हैं, तो आपकी थोड़ी गलती है, तो आपको अब दौड़ना पड़ेगा, और वो इजी नहीं होता है। और एक आम जनता के लिए जो जॉब कर रहा है वो अपना जॉब छोड़ के करेगा तो फिर खाना कैसे खाएगा? तो ये सब इशू है कि ठीक है, ये अच्छी बात है कि हमें आधार से लिंक करना चाहिए क्योंकि डुप्लीकेशन बहुत हुआ है, लेकिन डुप्लीकेशन के आधार से लिंक कराने के चक्कर में ये भी लोग करते हैं कि ये जैसे पॉलिटिकल पार्टी है, अब पॉलिटिकल पार्टी एम्प्लॉय चूज करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सिलेक्शन कैसे होता है, जो भी अपॉइंटमेंट होता है वही लोग करते हैं, तो उनको पता है कि इस एरिया के लोगों को परेशान करना है, तो इस एरिया में हमारा वोट नहीं है, होता है ना आजकल जात के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे वोट आजकल बटे होते हैं, तो उनको पता होता है कि इस एरिया में इस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, इनमें तो हमारा वोट आता नहीं है, तो इनका कम करो क्योंकि इधर से वोट आने वाला नहीं है, और उनको पता है इस एरिया में अपने टाइप के लोग ज्यादा हैं, तो एक फैमिली से 5 की जगह पे 7 बना दो चलेगा, और यहाँ पे आप 5 की जगह पे कोशिश कीजिए कि 4। अब आजकल देख रही थी अभी 2-3 दिन पहले अतिशी दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर है वो रो रही थी कि बीजेपी जानबूझ के हमारा वोट कम करवा रही है, डिलीट करवा रही है। अभी 2-3 दिन पहले था, न्यूज में काफी था, ये वीडियो वायरल था कि बीजेपी कह रही है कि हम ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, तो यही है डिबेट, इस पे यही चल रहा है। नेक्स्ट न्यूज है कि व्हाट इज द डिफरेंट अबाउट द स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स। जो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स की बात हो रही है वो हो रही है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो काम कर रहा है वो लैंग्वेज मॉडल पे काम कर रहा है। लैंग्वेज मॉडल का मतलब होता है कि वो मशीन है, मशीन को हम इनपुट दे रहे हैं कि देखो अगर कोई कहता है नमस्ते तो नमस्ते बोलना होता है, कोई आपको ये बोलता है तो ये बोलना होता है, अगर कोई एप्लीकेशन लिखने को बोलता है तो एप्लीकेशन ऐसे लिखा जाता है। 100 एप्लीकेशन दे देंगे, डिफरेंट टाइप के बुक्स दे देंगे कि किसका रिप्लाई क्या होता है, फिर जब आप आंसर मांगेंगे तो उसी अनुसार आंसर देगा। पूरा आप डेटा देंगे कि देखो भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली का क्या हिस्ट्री है, तो वो सब लिखता रहेगा, फिर जब आप आंसर मांगेंगे तो वही से तो देगा। तो पहले ये था कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बहुत ज्यादा डेटा देके बहुत बड़ी बड़ी हम मशीन बना रहे थे। अभी तक जो चैट जीपीटी का वर्जन आ रहा था, चैट जीपीटी पता है ना क्या है? एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे पहले गूगल होता था वैसे ही पहले तो आपको सर्च इंजन में बहुत रिजल्ट आते थे, आपका स्पेसिफिक आंसर नहीं होता था, अब ये स्पेसिफिक आंसर देगा। जैसे आप अशोक डालेंगे तो अशोक के बारे में क्या पूछना चाहते हैं तो एग्जैक्ट वही बताएगा, ठीक है। तो चैट जीपीटी जो इंप्रूव हम कर रहे थे डेटा दे दे के कर रहे थे कि जितना डेटा उतना ज्यादा वो अच्छा आंसर देगा। 1000 तरीके का आंसर उसे पता है, हजारों से अच्छा लेके एक आपको बढ़िया वाला देगा। लेकिन दिक्कत है कि अब वो खुद कंफ्यूज हो जा रहा है। कंफ्यूज इसलिए हो जा रहा है कि आपको कोई स्पेसिफिक चीज की जरूरत है, आपको सिर्फ जरूरत है कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं। आप
केमिकल इंजीनियर हैं, तो आपको जो आंसर चाहिए सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग से चाहिए, वो मिक्स कर दे रहा है कि और का नॉलेज जो है वो केमिकल वाले में मिक्स कर रहा है, तो एक तो आपको डिले करेगा छांटने में। तो अब ये हो रहा है कि अब हम वापस जा रहे हैं स्मॉल लैंग्वेज की, जिसको जो जरूरत है वो अपने अनुसार सिर्फ अपना डेटा डाले। जैसे एक ही मशीन है, आप सब डेटा डाल रहे हैं, तो वो प्रोसेसिंग में टाइम लेगा, प्रोसेसिंग में टाइम लेगा ना, क्योंकि आप बहुत, मानिए आपका बहुत बड़ा फील्ड है, आप वहां पे खेती कर रहे हैं और आपको केवल जरूरत थोड़े से किसी चीज की जरूरत है, आपको जरूरत है कि गेहूं की भी जरूरत है, आपको मेज की भी जरूरत है, आपको राइस की भी जरूरत है, आपको शुगर की भी जरूरत है, शुगर केन की भी जरूरत है। तो जब आपको सबकी जरूरत है, अलग अलग जरूरत है, तो अलग अलग आप काम करेंगे, एक साथ ही सब कुछ करके तो कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे है कि स्मॉल जो मॉडल है, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल में हम स्पेसिफिक किसी एक चीज के लिए बना रहे हैं। तो एक तो ये है कि डेटा बहुत ज्यादा यूज करेगा तो प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा लगेगा। दूसरा चीज है कि जब आप बहुत बड़ा मॉडल बनाते हैं तो इन्वेस्टमेंट बहुत लगेगा। आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के भी लाइब्रेरी का डेटा देना पड़ेगा, आपको द हिंदू का भी डेटा देना पड़ेगा, आपको 50 और न्यूज़पेपर जर्नल्स के देने पड़ेंगे, बहुत बड़ा मॉडल बनाएंगे ना, तो पैसे बहुत लगेंगे, आपको लंदन से मंगवाना पड़ेगा, वहां के जो जो रिसोर्स हो रहे हैं। लेकिन मानिए आपको स्मॉल लैंग्वेज क्रिएट करना है तो लोकलाइज भी बना सकता है। एक गोरखपुर का भी मानिए कोई ज्वेलरी शॉप है, वो अपने लिए पर्टिकुलर केवल ज्वेलरी से रिलेटेड उसको इंफॉर्मेशन चाहिए या जो भी चाहिए, तो वो केवल गोरखपुर एरिया का डेटा देगा ना, कि इस एरिया में लोग कैसा पहनते हैं, क्या डिमांड है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि स्मॉल लैंग्वेज मॉडल को अब लोग ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि अब हमें कस्टमाइज नीड है। क्लियर हो रहा है, पैसे भी कम चाहिए। तो ये जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट होगा। हाउ द ड्राफ्ट रूल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन डाटा प्रोटेक्शन फॉल्स शॉर्ट, अगेन वही चीज है जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो अगेन यहाँ पे बात हो रहा है कि कैसे ये इम्प्लीमेंटिंग जो डेटा है जो सच में हम चेंज कराने जाते हैं वो नहीं हो रहा है। और भी काफी इसमें एनालिसिस दे रखा है कि फ्यूडिशरीज जो है वो बना के रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने लॉ बनाया, लॉ बनाने के बाद वो लॉ पब्लिक में दिया जाता है कि फीडबैक दीजिए। तो फीडबैक जो पहले होता था, फीडबैक ऐसा होता था कि मानिए इन्होंने फीडबैक दिया, मैंने फीडबैक दिया, उन्होंने फीडबैक दिया, तो वो फीडबैक भी लोग पढ़ सकते थे। इनका फीडबैक आप पढ़ सकते थे, आपका फीडबैक मैं पढ़ सकता था, मेरा फीडबैक वो पढ़ सकते थे। तो इससे होता था कि लोग और क्या सोच रहे हैं ये भी जान सकते थे। लेकिन अभी इन्होंने कहा है कि ये प्राइवेट है, हम मैं दिखाऊंगा नहीं, इन्होंने जो दिया सिर्फ यही जानते हैं, ये केवल फीडबैक वन वे ले रहे हैं, हम नहीं पढ़ सकते हैं दूसरों का। तो बात ये हो रही है कि जब आप पब्लिक लॉ बना रहे हैं और पब्लिकली लोग कमेंट दे रहे होंगे ना, कोई पर्सनल तो दे नहीं रहे होंगे, तो आप पब्लिक कीजिए। तो गवर्नमेंट को ये भी डर लग रहा है कि ज्यादा क्रिटिसिज्म ना हो, तो उन्होंने प्राइवेट इसको कर दिया है। प्राइवेट का मतलब दूसरे का जो फीडबैक है वो किसी और को नहीं दिखेगा। ऐसा थोड़ी है कि आपने कुछ फीडबैक दे दिया डेटा पे तो मुझसे दुश्मनी हो जाएगी। मैं अलग सोच सकता हूँ, वो अलग सोच सकते हैं। हो सकता है कि आपको नहीं पता था, उन्होंने जो लिखा आपको सही लगे, आप भी उसमें और सपोर्ट कर सकते हैं। पहले यही होता था। लेकिन अभी जो एक्ट बनाया इन्होंने 2023 में गवर्नमेंट ने, वो डेटा जो फीडबैक आ रहा है उसको उन्होंने पब्लिक नहीं किया, यही इसमें डिबेट है। देन हाउ द ड्राफ्ट रूल्स, वही तो, देन सेंटर्स वाइल्ड लाइफ पैनल क्लियर्स ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेटरी डीलिंग इन द असम सेंचुरी। तो यहाँ पे असम सेंचुरी है जहाँ पे खास तरीके का एक एनिमल होता है, तो उसको देखेंगे, ठीक है। और उसका जो मेन चेयरमैन होता है नेशनल इसका बोर्ड का, नेशनल एनिमल बोर्ड उसका नाम है, उसका जो चेयरमैन होता है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ये इन फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। अभी कौन है, कोई यादव है, अभी देखते हैं उनका नाम, भूल गया। नेक्स्ट न्यूज, कंपनीज लुक टू लोकलाइज डेटा स्टोरेज टेलीकॉम। वही यहाँ पे भी लोकलाइज का वही मतलब है कि मानिए कंपनी जो है गूगल, गूगल का तो डेटा यूएस में है ना, लोकलाइज डेटा स्टोरेज का मतलब हो रहा है कि आप पास में रखिए तो तुरंत आपका प्रोसेसिंग इजी होगा और ज्यादा सिक्योर होगा। आप सेंट्रलाइज डेटा रखेंगे तो दिल्ली से भी तो सिक्योरिटी आपकी ब्रीच हो सकती है, जाके बीजिंग चाइना से भी तो हो सकता है। लेकिन लोकलाइज हो, जैसे मानिए आप कंपनी चला रहे हैं, आपको पर्टिकुलर डेटा चाहिए और सिर्फ आपके एम्प्लॉय में ही वो डेटा चाहिए, तो बेटर है कि आप अपने ही कंपनी के अंदर एक स्टोरेज बना दीजिए और उसी से सर्कुलेट हो। जब बाहर नहीं जाएगा तो क्या होगा, सिक्योरिटी का थ्रेट कम रहेगा।
तो अभी लोकलाइज स्टोरेज की भी बात ज्यादा हो रही है। पहले तो क्लाउड की बात हो रही है कि क्लाउड पे रखेंगे, लेकिन अगेन यहाँ पे हो रहा है कि लोकलाइज का भी अलग फायदा है, सिक्योरिटी का फायदा है, प्रोसेसिंग तेज होगा और आपकी डिपेंडेंसी दूसरे कंपनी पे नहीं होगा और सिक्योरिटी का भी जो इश्यू होगा वो मिनिमम रहेगा। ओके, देन बंगाल गवर्नमेंट अनाउंस द न्यू इनिशिएटिव टू अट्रैक्ट द पिलग्रिमेज एट द गंगा सागर मेला। तो जैसे कुंभ मेला है, ममता बनर्जी ने कहा कि कुंभ ही क्यों लगेगा, हमारे पास गंगा सागर है, तो वहां का भी मेले के लिए फंडिंग हम करेंगे, उसको भी बढ़ावा देंगे। ओके, तो उसकी बात यही हो रही है। तो अभी उन्होंने फंडिंग किया, इन्होंने कहा कि हम इसको प्रमोट करेंगे, बंगाल के प्राइड की बात है। तो कहाँ पे है ये गंगा सागर? सागर डिस्ट्रिक्ट में है। सागर डिस्ट्रिक्ट का नाम है जो एकदम बे ऑफ बंगाल के किनारे है। गंगा सागर कहाँ होगा? जहाँ गंगा सागर में मिलती है, और जब जो डिस्ट्रिक्ट होगा जस्ट बे ऑफ बंगाल के किनारे है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है सागर। मलाला स्लैम्स तालिबान फॉर द इंस्टीट्यूटिंग जेंडर अपार्थाइड अगेंस्ट द वीमेन। तो यहाँ पे मलाला का कल पढ़े थे, पीस, नोबेल पीस प्राइज मिला था इनको। और जैसे अभी जो तालिबान था उन्होंने ये रूल लगा दिया था कि विमेन्स को स्कूल नहीं जाना है, पढ़ने नहीं जाना है, क्योंकि पढ़ने जाएंगे तो ये कुछ रिलीजियसली सही नहीं होगा, कुछ ऐसा उन्होंने बोला। तो वही वो बोल रहे हैं कि ये तो वुमेन्स के राइट के खिलाफ है। तो होता है ये सब चीजें, धर्म का मिसयूज भी बहुत होता है, धर्म को हर आदमी अपने तरीके से पढ़ता है। क्रोएशिया प्रेसिडेंट मिलोनोविक इज फेवरेट टू विन द रन ऑफ इलेक्शन। तो यहाँ पे देखिएगा कि क्रोएशिया में इलेक्शन है और बहुत डिबेट चल रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज जो है, खासकर यूरोप और यूएसए चाहता है कि उनका जो सपोर्टर है, क्रोएशिया जो है वो पहले यूएसएसआर का पार्ट था। यूएसएसआर का मतलब समझ में आ रहा है? यूएसएसआर एक 20 कंट्रीज का एक ग्रुप था और उसका जो हेड था वो रशिया था, रूस था। और वो जो था वो सोशलिज्म को प्रमोट करता था, कम्युनिज्म को। कम्युनिज्म का मतलब कि प्राइवेट कंपनीज ज्यादा पावर में नहीं रहेंगी, जितना भी रिसोर्स होगा उसका जो पावर होगा वो स्टेट के पास होगा। जैसे इंडिया में मिक्स है हम लोग, स्टेट के भी पास कंपनी है और प्राइवेट भी है। अदानी अंबानी भी अपना चला रहे हैं, कोई चाय बना रहा है, आजकल पोर्ट भी बना रहे हैं अदानी, ठीक है। लेकिन पहले जो था इंडिया का भी ज्यादा डोमिनेंस सरकारी था। जैसा आप देखिएगा अभी रेलवे है, तो रेलवे पे किसका अधिकार है? सरकार का अधिकार है। तो ऐसे आप देखिएगा पहले सरकार सब कुछ बनाती थी। ये जो आप लोग एम्बेसडर कार देखते हैं वो भी सरकारी बनाती थी, स्कूटर तक सरकार बनाती थी, ब्रेड तक सरकार बनाती थी। तो धीरे धीरे हमने प्राइवेट को दे दिया। सोशलिस्ट कंट्रीज में मैक्सिमम जो पावर होता है वो सरकार के पास होता है, सरकार ज्यादा पावर प्राइवेट कंपनी को नहीं देती है, ठीक है। यूएसएसआर का एक पार्ट था क्रोएशिया। तो जितने भी ये सब पहले पार्ट थे, ईस्टर्न यूरोप वाले पार्ट, वो पहले यूएसएसआर के पार्ट थे, अब तोड़ के अलग बन गए। 1991 में यूएसएसआर टूट गया, ठीक है। अब टूटने से ये हो गया कि अब ना ये इधर के हैं ना उधर के हैं, दोनों अपना अपना इन्फ्लुएंस करता है। तो अभी ये है कि यहाँ जब भी वहां पे इलेक्शन होता है तो जो यूरोप है और यूएसए है वो चाहता है कि हमारा जो सपोर्टर है वो प्रेसिडेंट बन जाए, और रशिया चाहता है कि उनका जो आइडियोलॉजी है कम्युनिस्ट टाइप का वो बन जाए। तो उसी को लेके हमेशा वहां पे लड़ाई होता रहता है।